साल 2018 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ थी जो याद रखी जा सकती थी। साउथ अफ्रीका की फेमस 31 विन्स हैं या फिर AB डिविलियर्स की लास्ट टेस्ट सीरीज़ है। यस इट इज़, लेकिन आज अगर वो सीरीज़ लोगों को याद है तो उस सीरीज़ में नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज की वजह से, प्लेयर्स के घटिया बिहेवियर की वजह से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैंड पेपर गेट स्कैंडल की वजह से याद है। 2018 के मार्च में ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका टूर स्केड्यूल था और ऑस्ट्रेलिया के लिए साल की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया 4-0 से एशेज़ जीता था, जहां उन्होंने इंग्लैंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्रिकेट पर डोमिनेट करता है। ऑस्ट्रेलियन टीम में जनरेशन दर जनरेशन ऐसे प्लेयर्स पैदा किए हैं जो क्रिकेट पर रूल करके गए हैं और एक विनिंग माइंडसेट तो हमेशा से इस टीम का पार्ट रहा है। लेकिन 2018 से पहले ऐसा लग रहा था कि जो पास्ट में ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही थी वो अब ख़त्म होती जा रही थी। स्पेशली 2017 का तो ऑस्ट्रेलियन टीम भूलना ही जाएगी। ऑस्ट्रेलियन टीम की उन 2 सालों में परफॉर्मेंस इतनी ख़राब रही थी कि CEO जेम्स सुदरलैंड को एक स्टेटमेंट देना पड़ी थी, जिसमें स्टीव स्मिथ ने रिवील किया कि उन्हें बोला गया था कि उन्हें हर हाल में जीतना है और उन्हें खेलने के नहीं बल्कि जीतने के पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद कई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये विन एट ऑल कॉस्ट स्ट्रेटजी ही थी जो रीज़न बनी थी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उस बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया रेडी था साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर 4 मैच की टेस्ट सीरीज में फेस करने। 1 मार्च 2018 को डरबन के किंग्समेड ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं। अगर इस सीरीज में बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल सामने नहीं आता तो ये एक मैच काफ़ी था इस टूर को मेमोरेबल बनाने के लिए। पिछली बार जब साउथ अफ्रीका तब से दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। दोनों साइड्स के प्लेयर्स में हीटेड एक्सचेंजेस और कंट्रोवर्सीज तब से ही देखने को मिल रही। लेकिन इस बार तो मामलात बहुत ही बदलने वाले थे। जिस तरह से इस मैच में क्रिकेट की ग्रेस की धज्जियां उठ गई थी वो सब ने देखी थी। अब प्लेयर्स के बीच में तो पहले ही चीज़ें हिटक थी, जिसकी वजह से मैच के शुरू होते ही दोनों साइड्स पर स्लैजिंग शुरू हो गई थी। और ये स्लैजिंग बिटवीन द प्लेयर्स इस कदर ज़्यादा थी कि कमेंटेटर्स माइक हेमन को अपने सामने मौजूद स्टंप माइक को बंद करना। एक्चुअली प्लेयर्स का एटीट्यूड थ्रू आउट द मैच ही ख़राब रहा था, लेकिन उस मैच में क्रिकेट बहुत अच्छी खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में ही 350 रन स्कोर करने के बाद साउथ अफ्रीका को 162 रन्स पर ऑल आउट करके मैच में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 227 रन्स पर ऑल आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका को 470 रन्स का टारगेट देती है। ये टफ टारगेट था, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम अपने बैकयार्ड पर खेल रही थी और ऊपर से साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम उस वक्त की बेस्ट बैटिंग लाइनअप थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन थ्रेट थे AB डिविलियर्स, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 127 गेंदों पर नॉट आउट 71 रन्स बनाए। और तो और सेकंड इनिंग्स में भी उस टोटल को चेस करने के लिए डिविलियर्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाता अगर उनकी पार्टनरशिप एडन मार्करम से बिल्ड हो जाती, जो उस इनिंग्स में सेंचुरियन थे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि 11वें ओवर में ही AB डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद नेथन लियोन एक ऐसी हरकत करते हैं जो ICC को पसंद नहीं आती और वहाँ बैठे कमेंटेटर्स के लिए भी वो मोमेंट काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेबल हो जाता है। नेथन लियोन रन आउट करने के बाद बॉल को ज़मीन पर पड़े AB डिविलियर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ICC की जानिब से उन्हें मैच के 25% फाइन चार्जेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर भी डिविलियर्स को बैड वर्ड्स के साथ सेंड ऑफ देते हैं। इस हरकत की वजह से ग्रेम स्मिथ ने तो वार्नर को फूल तक कह दिया था। इस इंसिडेंट ने जल्दी पर तेल का काम किया। प्लेयर्स पहले एक दूसरे को स्लैजिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद तो चीज़ें पर्सनल हो गई थी। कॉटन गक इस इंसिडेंट के बाद वार्नर के साथ उलझने लग गए, जिसके बाद चौथे दिन की टी ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलियन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर ने CCTV पर साउथ अफ्रीका की टीम को बस्ट कर लिया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों प्लेयर्स ऑफ द फील्ड भी नहीं छोड़ते थे और टीम इंटरवल के दौरान इसी गर्मा गर्मी में कंटेंट को टैकल करते हुए डेविड वार्नर पर पर्सनल चले जाते हैं, जिसकी वजह से वार्नर उस टाइम पर काफ़ी हाइपर हो जाते हैं और मीडिया में इनकी फाइट की ये CCTV फुटेज गर्दिश करने लगती है और दोनों प्लेयर्स को इस इंसिडेंट के बाद फाइन भी फेस करना पड़ता है। जिसके बाद डेविड वार्नर के क्राउड में से एक स्पेक्टेटर के साथ उलझना और कैगिसो रबाडा के एग्रेशन के साथ स्टीव स्मिथ को सेंड ऑफ देना, जिसकी वजह से उन्हें उस सीरीज़ में आगे खेलने से बैन करने की डिस्कशन होने लग गई थी। ये सब भी इसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा था, लेकिन असल ड्रामा तो शुरू होता है 3rd टेस्ट मैच में। साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट मैच जीतकर सीरीज़ को
1-1 से टाई कर दिया था, जिसके बाद थर्ड टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स केप टाउन पहुंचती हैं, जहां मैच शुरू होता है और उसके थर्ड डे तक साउथ अफ्रीका ने 56 रन्स की लीड गेन कर ली थी। मैच में उस वक्त तक दोनों टीम्स का पल्ला बैलेंस ही लग रहा था, लेकिन इस सब के साथ साथ थर्ड डे की शुरुआत से ही मैच में कुछ सस्पिशंस थी कि डेविड वार्नर ने अपना हाथ बैंडेजेस से भरा हुआ था और जिस वक्त वो स्लिप्स पर खड़े होते थे उसी टाइम वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ थी जो वहाँ मौजूद ऑफिशियल्स को ठीक नहीं लगी थी, जिसके बाद फील्ड पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का एक एक एक्शन स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाने लगा। 30 कैमरा मौजूद थे उस ग्राउंड में जो मैच की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। कैमरा में प्लेयर्स के फेस से गिरने वाला एक पसीने का कतरा तक दिखाई दे रहा था, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं था कि उस ग्राउंड में कोई सस्पिशंस ना हो पाती। साउथ अफ्रीका के सेकंड इनिंग्स का 43rd ओवर चल रहा था। 129 पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और स्कोर कार्ड पर लीड थी 185 रन्स की। साउथ अफ्रीका की मैच में ग्रिप मजबूत होती जा रही थी और ऐसे में कैमरा में वो मोमेंट रिकॉर्ड होता है जिसका वहाँ बैठे कमेंटिंग टीम और ब्रॉडकास्टर्स को पहले ही शक था। कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और उसे बॉल पर रगड़ते हुए नजर आते हैं, ट्राइंग टू गेट शाइन ऑन द बॉल और थोड़ा रिवर्स भी। एट द सेम स्टेज ही सीम्स टू पुट समथिंग बैक इनटू हिज पॉकेट, जिसके बाद उसी टाइम उनकी इस हरकत को बार बार वहाँ मौजूद बिग स्क्रीन्स पर दिखाया जाने लगा, जिसके बाद अंपायर्स को भी लगता है कि बॉल के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और वो बैंक्रॉफ्ट को अपने पास बुलाते हैं पूछगछ के लिए, जिसके पीछे नज़र बैंक्रॉफ्ट एक पीला कागज़ पॉकेट से निकालकर अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लेते हैं। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम अंपायर्स को उस चीज़ के बारे में नहीं बताती और मैच कंटिन्यू रहता है। इवन बॉल तक को चेंज नहीं किया जाता। लेकिन फिर स्टंप्स के बाद कैप्टन स्टीव स्मिथ कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट के साथ मीडिया के सामने बैठते हैं, जहां वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बॉल टैम्पर किया था, लेकिन वहाँ भी सैंड पेपर का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि बैंक्रॉफ्ट उसे टेप का नाम देते हैं जिससे वो बॉल को शाइन कर रहे थे। अब सैंड पेपर ना एक कॉमन चीज़ है क्रिकेट में, जो प्लेयर्स के किट बैग्स में अक्सर पड़ी होती है, जिससे कभी कभार बैट के रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब हुई जब थर्ड डे की टी ब्रेक के बाद बैंक्रॉफ्ट उसे पॉकेट में डालकर फील्ड पर ले आए और बाद में इसे बॉल पर भी यूज़ करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो स्टीव स्मिथ का ये भी कहना था कि ये फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने फील्ड पर ऐसी हरकत की है, लेकिन वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड के रिमार्क्स से बिल्कुल उल्टा था। उस वक्त ऑनगोइंग इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड के दौरान जब ये सवाल ब्रॉड से किया गया तो उनका कहना था कि लास्ट एशेज़ जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी वहाँ भी बॉल तब रिवर्स हो रही थी जब कंडीशंस रिवर्स स्विंग के लिए सूटेबल ही नहीं थे। इस इंसिडेंट के बाद पूरा मीडिया इस खबर के ऊपर चढ़ दौड़ा था और एसीबी भी उस टाइम काफ़ी अंडर प्रेशर हो गया था। असल में वो सैंड पेपर था जो बैंक्रॉफ्ट ने यूज़ किया था और जिसके कहने पर किया था वो थे डेविड वार्नर। यानी ये प्लान डेविड वार्नर का था और स्टीव स्मिथ को भी एज कैप्टन होते हुए इस चीज़ का अंदेशा था, लेकिन उन्होंने चुप रहना मुनासिब समझा। मीडिया में जो बात सामने आई वो ये थी कि इस बॉल टैम्परिंग में सिर्फ ये तीनों इन्वॉल्व थे और टीम के किसी और प्लेयर को कोई नॉलेज नहीं था। इवन बॉलर्स तक को भी ये बात पता नहीं थी। लेकिन वहीं तस्वीर का दूसरा रुख थोड़ा डार्क है। इस इंसिडेंट के तकरीबन 2 साल बाद बैंक्रॉफ्ट एक और इंटरव्यू देते हैं जहां वो बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने जो भी किया वो टीम की मदद कर रहे थे और साथ ही वो हिंट भी देते हैं कि उस मैच में बॉलर्स को भी पता था कि बॉल टैम्पर किया जा रहा है। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिसे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर स्किपर माइकल क्लार्क ने भी सपोर्ट किया और कहा कि मोर देन 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उस बॉल टैम्परिंग में। लेकिन आज भी उन तीनों के अलावा किसी और चौथे प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र इस स्कैंडल में नहीं होता। अब बॉल टैम्परिंग का केस पहली बार तो मंजरेआम पर नहीं आया था। ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे जिसके लिए आईसीसी ने पनिशमेंट्स भी रखी हुई थी। तो चौथे टेस्ट के लिए आईसीसी स्टीव स्मिथ को एज अ कैप्टन होते हुए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, उन्हें फ़ाइन चार्जेस के साथ साथ एक मैच के लिए बैन कर देता है, जबकि बाकी दोनों पर फ़ाइन चार्जेस लगते हैं। जिसके बाद जब स्टीव स्मिथ से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आगे भी वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहेंगे, तो स्मिथ इस बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। वो कह रहे थे आई थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो कुछ और ही सोच रहा था। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम की काफ़ी बदनामी हो रही थी, उन्हें चीटर्स बुलाया जा रहा था। लोग स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को सैक करने का मुतालबा कर रहे थे। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ उनकी इज्जत का सवाल आ गया था। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस इंसिडेंट से वाकिफ़ थे और उनका कहना था कि जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं उन सब पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए।
तो उस वक्त मीडिया में छपी अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल के लिए सस्पेंड कर देता है, जिसमें वो ना कोई लीग क्रिकेट खेल सकते थे और साथ में उन्हें कैप्टेंसी से बैन भी मिल गया था। स्मिथ अपनी सस्पेंशन के बाद 1 साल तक कैप्टन नहीं बन सकते थे, जबकि वार्नर को लाइफ टाइम के लिए कैप्टेंसी से बैन कर दिया गया था, जबकि कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। उसी टूर के दौरान ही इन तीनों प्लेयर्स को वापस बुला लिया जाता है और 4th टेस्ट मैच के लिए उनकी रिप्लेसमेंट्स भी अनाउंस कर दी जाती हैं, जिसके बाद से क्रिकेटिंग वर्ल्ड से मिक्स्ड रिमार्क्स आ रहे थे, जहां कोई उनकी पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा हार्श बता रहा था तो कोई ACB के इस फैसले के साथ एग्री कर रहा था। लेकिन इस स्कैंडल ने प्लेयर्स को मेंटली भी काफ़ी टॉर्चर दिया था। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ACB का उन्हें इतनी लंबी पनिशमेंट देना सही फैसला था, या फिर जो ICC की पनिशमेंट थी इस मैटर में सिर्फ वार्निंग देकर इन तीनों को छोड़ दिया जाता? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।